हेलो गाइस। सबसे पहले तो आपसे माफी मांगनी है क्योंकि हम सोल लैंड के पार्ट्स को बहुत ही लेट अपलोड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ इश्यूज के चलते हुआ। वैसे इस पार्ट में हमने सोल लैंड्स के 2 एपिसोड्स को कंबाइन कर दिया है और इसके अगले एपिसोड के लिए भी आपको ज्यादा समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो भी हम जल्द ही चैनल पर अपलोड कर देंगे। वैसे अभी तक कहानी में हमने देखा कि दाई थियान यू हाओ को अपने साथ स्टार ऑफ फॉरेस्ट ले आया था, जहाँ यू हाओ एक घायल बीस्ट और अपने भाई दाई हुआपिन के बीच एक सोल कनेक्शन क्रिएट करेगा। इस सोल कनेक्शन में जो घायल बीस्ट है, यू हाओ उसे एक सोल बॉडी प्रोवाइड करेगा, जिसके बाद वो बीस्ट हमेशा दाई हुआपिन के सोल सी के अंदर जिंदा रह सकता है। इससे फायदा ये होगा कि कल्टीवेटर्स को उनकी सोल रिंग्स मिल जाएंगी और वहीं दूसरी तरफ वो बीस्ट जिनको स्पिरिट रिंग्स के लिए मार दिया जाता है या फिर उनकी नेचुरल डेथ हो जाती है, वो भी एक सोल के फॉर्म में जिंदा रह पाएंगे। वैसे यू हाओ ने तो ये चीज साबित कर दी थी, लेकिन ये एक मिराकल की तरह है, इसलिए किसी को यकीन नहीं हो रहा। यू हाओ अब सबके सामने ये चीज करके दिखाएगा। हालांकि यू हाओ ने जिस घायल बीस्ट को चुना वो बियर किंग का आदमी था, जिसे इंसान बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए एंड मोमेंट पर वो हमला करने की कोशिश करता है। वो यू हाओ को जान से मार देना चाहता था, लेकिन यू हाओ को ये चीज पता थी, इसलिए यू हाओ ने एक ही अटैक में उसे वहीं खत्म कर दिया। अब ये चीज देखकर बियर किंग गुस्सा होने का नाटक करता है और कहता है कि तुमने मेरे साथी को मार दिया, ये सब तुम इंसानों की चाल थी, और ऐसा कहकर वो यू हाओ पर हमला करने लगता है। हालांकि इस बात की स्टार्टिंग में दाई थियान खुद आगे आकर बियर किंग को दूर हटा देता है। हालांकि बियर किंग अभी भी बात को नहीं समझा था। वो कहने लगता है कि दाई थियान तुम इंसानों का साथ दे रहे हो। अभी बियर किंग की बात सुनकर दूसरे बीस्ट भी उसे सपोर्ट करने लगे थे, लेकिन ये देखकर दाई थियान को गुस्सा आ जाता है और वो बियर किंग पर चिल्लाते हुए अपनी ड्रैगन क्लॉ टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। इस क्लॉ की वजह से वहाँ एक बहुत ही खतरनाक प्रेशर पड़ना शुरू हो चुका था, जो कि ड्रैगन गार्ड का ऑरा है। ये इतना खतरनाक था कि वो बीस्ट और साथ ही साथ वहाँ मौजूद सभी कल्टीवेटर्स अपना सर भी नहीं उठा पा रहे थे। वैसे तो बियर किंग सभी बीस्ट में टॉप 10 रैंकिंग की लिस्ट में आता है, लेकिन दाई थियान के इस अकेले हमले से बियर किंग आराम से मारा जा सकता है, इसलिए वो भी घबराने लगा था। वो दाई थियान से माफी मांगता है और कहता है कि अब से ऐसी गलती नहीं होगी। दाई थियान भी उसे समझाता है कि अगर फिर से ऐसी गलती हुई तो वो बियर किंग की आखिरी गलती होगी। साथ ही दाई थियान ने सभी बीस्ट को भी समझा दिया कि वो बेवजह बगावत नहीं कर सकते, वरना वो जानते हैं कि उनके साथ क्या होगा। वैसे इसके बाद दाई थियान यू हाओ से माफी मांगता है और एक दूसरे घायल बीस्ट को आगे आने का कहता है। वो बीस्ट लगभग मरने की कगार पर है, इसलिए वो खुद भी यही चाहता था कि उसकी सोल स्पिरिट किसी कल्टीवेटर के साथ कनेक्ट हो जाए, जिससे वो भी अपनी आगे की लाइफ जी सके। यहाँ दाई थियान की बात मानकर यू हाओ उस बीस्ट और दाई हुआपिन के बीच फिर से वही सोल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है, फिर से वही सोल कॉन्टैक्ट क्रिएट करने लगता है। इस प्रोसेस में दाई हुआपिन को बहुत दर्द सहना पड़ रहा था। हालांकि अचानक से ही उस बीस्ट की बॉडी जमीन पर गिर पड़ती है। सभी बाकी बीस्ट ये चीज देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने उनके साथी बीस्ट को खो दिया, इसलिए वो अभी यू हाओ पर बहुत गुस्सा कर रहे थे। पर अचानक से दाई हुआपिन अपने स्पिरिट बीस्ट को बाहर बुलाता है, जहाँ उसके खुद के स्पिरिट बीस्ट के साथ वो टाइगर बीस्ट भी था, जिसे अभी अभी यू हाओ ने दाई हुआपिन के साथ कनेक्ट किया था। उस बीस्ट के पास उसकी कॉन्शियसनेस भी है। इसका मतलब यू हाओ पूरी तरह से अपने काम में सक्सेसफुल हुआ है। वैसे अभी यू हाओ के पास और भी समय है, इसलिए वो बाकी लोगों को भी सोल बीस्ट दे सकता है। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और कई सारे लोग आगे आते हैं। यहाँ स्टार ऑफ फॉरेस्ट में भी कई सारे ऐसे बीस्ट थे जो लड़ाई के बाद घायल हो चुके हैं, इसलिए वो खुद भी आगे आ रहे थे। रात होने तक यू हाओ टोटल 100 एक्सपेरिमेंट करता है, जिसमें से 91 सक्सेस हो चुके थे। मतलब यू हाओ इस चीज में लगभग माहिर हो चुका है और धीरे धीरे उसकी प्रोग्रेस और ज्यादा बढ़ रही है। हालांकि प्रॉब्लम ये है कि आगे से अगर किसी को ये सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा तो उसे यू हाओ की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यू हाओ हर वक्त यहाँ स्टार ऑफ फॉरेस्ट में मौजूद नहीं रह सकता। ये सच में बड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए यू हाओ फैसला करता है कि वो अपने इस टेक्निक को बाकी लोगों को भी सिखाएगा। हालांकि हर कोई ये चीज नहीं सीख सकता, क्योंकि इसके लिए हाई मेंटल पावर होना जरूरी है। सभी लोग हैरान थे क्योंकि यू हाओ इतनी बड़ी चीज किसी दूसरे कल्टीवेटर को सिखाएगा, जो कि अक्सर कोई भी कल्टीवेटर नहीं करते। मतलब कोई भी अगर नई टेक्निक क्रिएट करता है तो वो किसी दूसरे के साथ उसे शेयर करना पसंद नहीं करता, लेकिन यू हाओ का विजन अलग है। वो तो चाहता है कि कई सारे लोग ये चीज सीखें और इसका सही इस्तेमाल हो।
वैसे कुछ लोग इसका फायदा भी उठा सकते हैं, मतलब इससे पैसे कमा सकते हैं। इसलिए यू हाउ फैसला करता है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेगा जहां सभी लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाकर ये टेक्निक सिखाई जाएगी। वही लोग सिर्फ इस तरह के सोल कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे। वैसे यू हाउ को इस चीज के लिए हाई लेवल मेंटल पावर वाले लोग चाहिए। इसके लिए बहुत से लोग सामने आते हैं। साथ ही बॉडी सेट वाले भी कहते हैं कि वो भी अपनी तरफ से कुछ कल्टीवेटर्स को भेजेंगे जिनकी मेंटल पावर ज्यादा हो। वैसे यू हाउ यहाँ दायत्यान से कहता है कि वो भी उनके कुछ बीस्ट उसकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ सकता है, जिससे कि अगर कोई बड़ा कदम उठाया जाए तो वो कदम कल्टीवेटर्स और स्पिरिट बीस्ट मिलकर उठाए, जिससे कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। वैसे अब बारी थी एक ऐसी जगह चुनने की जहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया जा सके। इस चीज के लिए एक बड़ा सा टावर क्रिएट करने का आइडिया निकाला जाता है, जिसे यू हाउ नाम देता है सोल स्पिरिट टावर। और यहाँ से सीन जल्दी जल्दी शिफ्ट होने लग जाते हैं। हमें पता चलता है कि यू हाउ ने कई सारे कल्टीवेटर्स को ये टेक्निक सिखाई जो अब सोल स्पिरिट टावर के मेंबर बन चुके हैं। उन सभी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि वो इस टेक्निक का कभी गलत फायदा नहीं उठाएंगे। साथ ही स्टार के लिए कुछ एल्डर्स को भी चुना गया है। वैसे जब तक ये सब चल रहा था तब तक यू हाउ स्टार द फॉरेस्ट में रुका हुआ था और अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दे रहा था। साथ ही साथ वो दूसरे कल्टीवेटर्स को वो टेक्निक सिखा रहा था। इस बीच यू हाउ की बहुत प्रोग्रेस हुई, लेकिन अब समय आ चुका है कि वो अब यहाँ से निकले। जो चीज वो सबसे पहले दायत्यान को बताता है। हालांकि दायत्यान ये सुनकर खुश नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि यू हाउ स्टार द फॉरेस्ट में ही रहे। इसका कारण ये भी है कि उसे यू हाउ के पास जो डेस्टिनी आई की पार है उसकी चिंता है, और साथ ही साथ अब वो यू हाउ से थोड़ा इम्प्रेस हो चुका है। इसलिए वो चाहता है कि यू हाउ यहीं रहे। लेकिन यू हाउ यहाँ नहीं रुकने वाला। अभी दायत्यान ये बात प्यार से तो नहीं कह पा रहा था, इसलिए वो थोड़ा अपने अंदाज में कहता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ रोकना चाहूँ तो रोक सकता हूँ। यू हाउ कहता है कि बिल्कुल, अगर आप फोर्सफुली चाहो तो मुझे यहाँ रोक सकते हो, लेकिन कब तक? आप ऐसा करोगे तो फिर से इंसानों और बीस्ट के बीच बने हुए इस रिलेशन में दरार आ जाएगी। इसलिए मुझे पता है कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। ये सुनकर दायत्यान कहता है कि तुम समझदार हो, लेकिन मुझे डेस्टिनी आई की चिंता है। इसलिए मैं तुम्हें एक चीज दूंगा जिसे तुम्हें अपने साथ रखना होगा, और वादा करो जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा तो तुम वापस यहाँ स्टार ऑफ फॉरेस्ट में रहोगे या श्रेक एकेडमी में। यू हाउ ने इस चीज के लिए हाँ कर दी। वैसे यहाँ जिस चीज की बात दायत्यान कर रहा था उसका स्केल लॉकेट, इस तरह की चीज ड्रैगन बीस्ट अक्सर किसी को नहीं देते। दायत्यान ये यू हाउ को दे रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि इसमें दायत्यान की बहुत सारी पार है। इसका मतलब ये चीज यू हाउ के लिए अच्छी साबित हो सकती है। लेकिन यू हाउ ने जब इसे लिया तो आइस एम्प्रेस और स्काई ड्रीम उसे समझाने लगे कि यू हाउ इसे ना पहने, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज है। दायत्यान कोई मामूली ड्रैगन बीस्ट नहीं है, वो सभी ड्रैगन बीस्ट का राजा है। उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। इसे पहनने से यू हाउ को पावर तो मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ यू हाउ के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। जो पावरफुल बीस्ट होते हैं उन्हें ट्रिपुलेशन टेस्ट से होकर गुजरना होता है, और इसी तरह का टेस्ट दायत्यान हर 1 लाख साल में देता है। अगर यू हाउ ने इसे पहन लिया तो वो इसे उतार नहीं सकता। इसके लिए या तो यू हाउ मारा जाए तभी ये लॉकेट उतरेगा, या फिर यू हाउ दायत्यान से ज्यादा ताकतवर हो जाए तब ये लॉकेट उतरेगा। यू हाउ ने ये बात सुनते ही तुरंत उस लॉकेट को पहन लिया, और साथ ही साथ आइस एम्प्रेस और स्काई ड्रीम से प्रॉमिस किया कि वो दायत्यान को सरपास करेगा। वैसे उन दोनों को भी यू हाउ पर पूरा यकीन है। हालांकि इसके बाद यू हाउ दायत्यान से गुड बाय कहता है और सीधा श्रेक एकेडमी चला आता है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले काइतू और वीवी से होती है। वो वीवी से कहता है कि वो उसे कहीं लेकर जाना चाहता है। अभी अभी यू हाउ आया था और अचानक से वो जाने की बात कर रहा है, लेकिन वीवी को यू हाउ पर भरोसा है, इसलिए वो चलने के लिए हाँ कर देता है। यहाँ यू हाउ इतनी जल्दी में था कि वो अपने और किसी दोस्त से नहीं मिला। वो सब जब तक वहाँ पहुँचे तब तक यू हाउ और वीवी वहाँ से जा चुके थे। असल में यू हाउ वीवी को आइस एंड फायर लेक की तरफ ले जा रहा है, जहाँ रास्ते में उन्हें उसी पॉइजनस गैस का सामना करना पड़ा जहाँ से यू हाउ और वैंक्वेयर पहले गुजर चुके हैं। लेकिन इस बार यू हाउ के पास एक्सट्रीम आइस है, जिसके कारण उन्हें प्रॉब्लम नहीं हुई। वो इजिली आइस एंड फायर लेक के पास पहुँच गए। यहाँ पहुँचते ही उनकी मुलाकात उस बोलने वाले प्लॉट से होती है, जिसे वहाँ की बॉस भी कहा जा सकता है। वो यू हाउ को देखते ही उसे पहचान जाती है और पूछती है कि तुम्हारा यहाँ फिर से आना कैसे हुआ। यू हाउ कहता है
कि उसे कुछ इमॉर्टल हर्ब्स चाहिए, जो सुनकर वो कहती है कि मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूँ, मैं जानती थी कि तुम यहाँ जरूर आओगे, लेकिन वो इमॉर्टल हर्ब्स मैं तुम्हें तभी दूंगी जब वो इमॉर्टल हर्ब्स खुद तुम्हारे साथ जाने को तैयार हो। मतलब ये उन हर्ब्स की चॉइस होगी कि वो यू हाउ के साथ जाना चाहती है या नहीं। इतना कहकर वो यू हाउ से पूछती है कि उसे कौन सी हर्ब चाहिए, जो सुनकर यू हाउ बीवी से पूछने लगता है। बीवी समझ चुका था कि यू हाउ उसे यहाँ क्यों लेकर आया है। ये सारी बात तानिया से जुड़ी हुई है। अभी वीवी उस बॉस प्लान को सारी सिचुएशन समझाता है और सारी स्टोरी बताता है। बॉस प्लान समझ जाती है कि वीवी को किस तरह की हर्ब की जरूरत है। उसे 2 हर्ब की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से एक हर्ब खुद वो बॉस प्लांट है। हालांकि इसकी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देती है, खुद को एक पिल फॉर्म में बदलकर वीवी को देते हुए। उस पिल को इस्तेमाल करके किसी भी पॉइजन को खत्म किया जा सकता है। हालांकि अभी तक पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। इसके लिए वीवी को एक और ग्रास की जरूरत पड़ेगी, जो है ब्लू सिल्वर एम्परर ग्रास। असल में तांगिया की सोल स्पिरिट ब्लू सिल्वर ग्रास की है, इसलिए उसे इस हर्ब से ही ठीक किया जा सकता है, क्योंकि ये उनके क्लैन की लीडर है। हालांकि ये पोजीशन पहले तांग शान की मदर के पास थी, लेकिन उनके जाने के बाद अभी ब्लू सिल्वर एम्परर कौन है ये किसी को नहीं पता। वीवी को ये चीज खुद पता करनी होगी। हालांकि वीवी हार नहीं मानने वाला, वो जल्द से जल्द इस चीज का पता लगाएगा। खैर 2 ही हर्ब की जरूरत थी, इसलिए काम हो जाने पर यू हाउ और वीवी वहाँ से जाने लगते हैं। पर इतने में ही एक मिस्टीरियस से प्लान की आवाज आती है। वो यू हाउ से कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ। यू हाउ ये सुनकर हैरान था। वो पूछता है कि तुम मेरे साथ क्यों जाना चाहते हो। तो वो मिस्टीरियस सा प्लान कहता है कि मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। मैं खुद तो गॉड नहीं बन सकता, लेकिन मैं एक गॉड के साथ जाना चाहता हूँ। यू हाउ समझ गया कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। वैसे ये प्लान यू हाउ को पहले से जानता है। असल में यू हाउ वैंग डोंगर के लिए जब यहाँ आया था, तब इस प्लान की नजर यू हाउ पर पड़ी थी। ये तभी यू हाउ के साथ चला जाता, लेकिन तब यू हाउ जल्दी में था, इसलिए इसकी यू हाउ से बात नहीं हो पाई। वैसे अभी यू हाउ इसे नॉर्मली लेकर नहीं जा सकता, इसलिए वो प्लान यू हाउ से सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाने का कहता है। यू हाउ को नहीं पता था कि ये चीज सक्सेसफुल होगी भी या नहीं, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है और एंड में ये चीज सही साबित होती है। यू हाउ को 2 सोल रिंग मिल चुकी थी और साथ ही 1 लाख साल पुराना एक मिस्टीरियस सा प्लान मिल चुका था, जिसके पास आइस एट्रीब्यूट की पावर है। साथ ही वो प्लांट एक स्पिरिट फॉर्म में आ जाता है और बहुत ही क्यूट लगने लगता है। वैसे यू हाउ उससे प्रॉमिस करता है कि उसे कभी अपने इस डिसीजन पर अफसोस नहीं होगा। खैर अब सच में इनका काम खत्म हो चुका था, इसलिए यू हाउ और वीवी वहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते में यू हाउ वीवी से कहता है कि उसे हाउ द्वान की तरफ जाना है, वैंग डोंगर से मिलने के लिए और उसकी कंडीशन की जानकारी लेने के लिए। जो सुनकर वीवी उसे गुड बाय कहता है और वो अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। कुछ समय बाद यू हाउ हाउ त्यान सेक पहुंचता है, लेकिन वहाँ के डिसाइपल उसका वेलकम नहीं करते, बल्कि उसे जाने को कहते हैं। यू हाउ को भी ये देखकर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वो डिसाइपल्स इसलिए गुस्सा है क्योंकि यू हाउ की वजह से वैंग डोंगर को चोट लगी और वो कोमा में चली गई। यू हाउ वैसे तो माफी मांगता है, लेकिन वो जब उसे नहीं जाने दे रहे थे, तो यू हाउ को भी गुस्सा आने लगा और यू हाउ ने अपनी पावर एक्टिवेट कर ली। यू हाउ के पार से वो थोड़ा घबरा से गए, लेकिन फिर भी वैंग डोंगर के लिए वो यू हाउ से भी लड़ सकते हैं। खैर इतने में ही अंकल ताय और अंकल लियो वहां आ गए। वो भी यू हाउ को वेलकम करने की जगह उसे वहां से जाने को कहते हैं। यू हाउ ये देखकर हैरान था। यू हाउ पहले उन्हें ग्रीट करता है और माफी मांगता है, लेकिन बाद में वैंग डोंगर से मिलने की भी बात रखता है। हालांकि वो यू हाउ को नहीं मिलने देंगे, ये चीज उन्होंने क्लियर कर दी थी। पर यू हाउ भी यहाँ से बिना वैंग डोंगर से मिले नहीं जा सकता, इसलिए वो भी साफ साफ ये बात कह देता है। जो सुनकर अंकल न्यू को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो आगे आकर यू हाउ को चैलेंज करते हुए कहते हैं कि अगर तुमने मुझे स्ट्रेंथ में हरा दिया या फिर तुम ये चीज साबित कर पाए कि तुम वैंग डोंगर को आगे से प्रोटेक्ट कर पाओगे, तो हम तुम्हें उससे मिलने देंगे। अभी यू हाउ भी ये सुनकर थोड़ा सा शॉक हो चुका था। अंकल ताय को लगा शायद यू हाउ उनसे नहीं लड़ेगा, इसलिए वो वापस लौटने लगे। लेकिन इतने में ही यू हाउ चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अंकल ताय तो ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान थे, पर उन्होंने भी समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत यू हाउ पर हमला करने लगे। यू हाउ भी उनके हमले का जवाब देता है। ये फाइट कुछ देर तक ऐसे ही चलती रहती है। इस बीच अंकल ताय अपनी बहुत ही पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि इतनी खतरनाक थी कि अगर यू हाउ के पास सच में पहले जितनी पावर होती तो वो कब का हार चुका होता।
लेकिन यू हाउ की पावर लेवल पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, साथ ही उसके पास डेस्टिनी आई की पावर है। इस वजह से ये चीज अंकल ताई को पता लगाने में थोड़ा समय लगा कि वो एक इल्यूशन में फंसे हुए हैं और यू हाउ से नहीं बल्कि उसके एक क्लोन से लड़ाई कर रहे हैं। हालांकि उन्हें जैसे ही ये चीज पता चली, उन्होंने थंडर और फायर टॉर्नाडो का इस्तेमाल करके इस इल्यूशन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। यू हाउ को समझ आ गया कि वो अंकल ताई को इस तरह के इल्यूशन में ज्यादा समय तक नहीं फंसा सकता, इसलिए उसे नॉर्मली फाइट करके अपनी पावर दिखानी होगी। लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ में अंकल ताई यू हाउ से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसलिए यू हाउ का कोई भी अटैक काम नहीं आता और अंकल ताई अपनी पावर को इंक्रीज कर कर इतना तेज पंच मारते हैं कि यू हाउ सीधा जाकर जमीन पर गिरता है। यू हाउ ने इस मोमेंट पर अपनी बहुत ज्यादा पावर इस्तेमाल कर ली थी, इस वजह से वो लगभग अपनी सारी एनर्जी खो चुका है। लेकिन इतने में ही वो मिस्टीरियस सा प्लांट जिसे यू हाउ ने अपने सोल सी में जगह दी, वो एक्टिवेट होकर यू हाउ की सारी पावर रिकवर कर देता है। अभी ये चीज देखकर अंकल न्यू बहुत ही ज्यादा हैरान थे, क्योंकि इस तरह से लड़ाई के बीच अपनी पावर पूरी तरह से फिर से पा लेना सच में कमाल की चीज है। हालांकि यू हाउ समय बर्बाद नहीं करता और फिर से अटैक करना शुरू कर देता है। इस बीच यू हाउ अपने सबसे खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, जो देखकर अंकल ताई भी अपने जायंट एप स्पिरिट बीस्ट को बाहर बुला लेते हैं। उसे देखकर यू हाउ समझ गया कि अब वो नॉर्मल अटैक्स बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि उस जायंट एप का एक हमला यू हाउ को हरा सकता है। यही सोचते हुए यू हाउ ने स्नो गॉडेस को बाहर बुला लिया और जितने पावरफुल हमले हो सकते थे सारे करने शुरू कर दिए। ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक चल रही थी, दोनों के ही हमले टकरा रहे थे और वहाँ धमाके हो रहे थे। अभी दोनों ही बहुत सी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीज अंकल न्यू दूर से देख रहे थे। हालांकि जब उन्हें सब कुछ हद से ज्यादा बाहर जाते हुए दिखा तो उन्होंने बीच में आकर ये लड़ाई रोक दी, क्योंकि इस तरह के हमले हाउ ड्वेन सेक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वैसे वो समझ चुके थे कि यू हाउ अब वैंग डोंगर को प्रोटेक्ट करने के काबिल हो चुका है, इसलिए वो यू हाउ को वैंग डोंगर से मिलने की परमिशन दे देते हैं। लेकिन बाद में यू हाउ को बताया जाता है कि वैंग डोंगर तो वहाँ है ही नहीं। असल में वैंग डोंगर को होश आ गया था और वो यहाँ से चली गई। वो बताती है कि वैंग डोंगर के फादर की तरफ से एक लेटर आया था, जिसमें वैंग डोंगर को ठीक करने का इलाज लिखा हुआ था। उन्होंने वो इलाज किया और वैंग डोंगर सच में ठीक हो गई, लेकिन उसकी याददाश्त जा चुकी है। वो यू हाउ को नहीं पहचानती। यू हाउ ये सुनकर एक पल के लिए थोड़ा हैरान हुआ था, लेकिन अगले ही पल वो खुश हो जाता है, क्योंकि भले ही वैंग डोंगर को यू हाउ याद ना हो, लेकिन अब वैंग डोंगर ठीक है और यू हाउ के लिए यही काफी है। और वैसे भी वैंग डोंगर को वो खुद के बारे में फिर से याद दिलवा ही देगा। अभी यू हाउ जब ये बात कहता है तो अंकल ताई और अंकल न्यू बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। उन्हें लगता है कि यू हाउ प्यार में पागल हो चुका है। हालांकि अब जो भी हो, सब कुछ किस्मत के भरोसे है। वैसे अब यू हाउ ने उन्हें अलविदा कह दिया था। खैर इसके बाद यू हाउ जिस जगह सबसे पहले जाता है वो जगह थी उसकी मदर की ग्रेव। वो रास्ते भर अपनी मदर से माफी मांग रहा था, ये कहते हुए कि मुझे माफ करना कि मैं बहुत समय बाद आपसे मिलने आ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप अकेला फील करती होगी, क्योंकि मेरे अलावा आपका और कोई नहीं है। लेकिन जब वो अपनी मदर की ग्रेव पर पहुंचा, उसने देखा कि उनकी ग्रेव बहुत ही ज्यादा सजी हुई थी, जैसे कि वहाँ अक्सर कोई आया करता है। वैसे यू हाउ को उस पर्सन के आइडेंटिटी पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि उसकी मदर के नाम के पास लिखा हुआ था कि वो व्हाइट टाइगर ड्यूक की वाइफ है, मतलब दाई हाउ की वाइफ। यू हाउ को पता चलता है कि उनके फादर यू हाउ को पता चलता है कि उसके फादर सच में उसकी मदर से प्यार करते थे। मतलब सच में यू हाउ ने जितना उन्हें गलत समझा वो उतने गलत नहीं है। खैर इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।